हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लाइव क्वेश्चन डिस्कशन। और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओके लिखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से बेटा, फटाफट, फास्ट। हाँ, लाइव है ये, ठीक है, लाइव है, क्लियर। हाँ, लाइव डिस्कशन है 2.0 और लक्ष्य 1.0 दोनों बैचेस के लिए। 12th का हम लोग बोर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी बताइए, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? फास्ट। जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा। स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बता दो। चलिए करें स्टार्ट बेटा, फटाफट से। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? रचित, लक्ष्य, हाँ ठीक है। चलिए, मैं साथ के साथ क्या करने वाला हूं, साथ के साथ आपको मैं बेटा साथ के साथ आपको क्वेश्चन के लिए ये भी बताऊंगा कि आपको और क्या याद करना है। मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के रहेंगे और साथ के साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको इसके अलावा और क्या याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड देंगे बस मुझे, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमने लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल हम लोग लेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद फिर कंबाइंड टेस्ट करेंगे आपका फुल सिलेबस टाइप से, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब फटाफट से देखिए। अब हमारे पास बेटा जो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कॉमन नेम पूछा है 5 मिथाइल यूरेसिल का। सबसे पहले तो प्यूरीन याद कर लो आप। क्वेश्चन करने से पहले प्यूरीन पता होने चाहिए आपको, एजी, और आपको पिरिमिडीन पता होने चाहिए। पिरिमिडीन में आपको साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन है, ठीक है। और यूरेसिल के बारे में पता होना चाहिए कि यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन है। थाइमिन जो होता है उसमें मिथाइल फॉर्म लगी रहती है उस पे, यूरेसिल पे। तो आंसर इसका थाइमिन आएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या आएगा? थाइमिन आएगा। और डीएनए में हमारे पास एटीजीसी होता है, ठीक है। आरएनए में हमारे पास एयूजीसी होता है। तो ये आप कर सकते हो डायरेक्टली, थाइमिन आएगा। 5 मिथाइल यूरेसिल हमारे पास क्या है? थाइमिन है। और एडेनिन और गुआनिन मेरे पास प्यूरिन है। क्लियर है? क्लियर? हाँ, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है। चलें जल्दी से, फटाफट से, जल्दी जल्दी, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे ताकि क्वेश्चंस हम ज्यादा कर सके और चीजों को डिस्कस कर सके। अच्छा, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ। भाई बैकबोन क्या है? ये है बैकबोन। मेरे पास ये बैकबोन है, आप देख लो इस तरीके से बैकबोन है। यहां पर ये 5' है, ये 3' है। यहां पर बीच में फॉस्फेट होता है, ये शुगर होता है, और अंदर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस होता है। आपको सारे बॉन्ड याद करने हैं। यहां पर ये इनके बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और वो बनी किसकी है? बैकबोन शुगर फॉस्फेट की। डी आ जाएगा आंसर हमारे पास। क्या आ जाएगा? डी। आपको समझ आ रहा है बेटा? ये क्लियर है? आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, आपको बॉन्ड के नाम याद करने। मुझे बताओ जरा, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक है। ये सारे बॉन्ड भी याद करने हैं आपने। और मेरे पास क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन, गुआनोसिन, है ना, थाइमिडीन, साइटिडीन, ऐसे करके। और फिर उस पर मैं फॉस्फेट जोड़ता हूं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ध्यान से सुने बेटा, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑल। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले देखो, आपको प्रोकैरियोट्स के लिए क्या क्या पॉइंट याद करने हैं। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह याद करनी है कि प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास? फास्ट होगा, ठीक है। क्लियर है?
तीसरी चीज याद करनी है, उसमें टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। उसमें आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है? एक ही टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का? एक टाइप का, ये याद करना है। उसके बाद आपको प्रोकैरियोट्स के लिए एक चीज और याद करनी है कि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ये जो रेगुलेटर और प्रमोटर है ये कॉमन दे रखा है बेटा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ये याद करना आपने। क्लियर है? तो और दूसरा हमने याद करना है कपल्ड हमारे पास क्या होती है? आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए और प्रोटीन हमारे पास कपल्ड होती है। आपको समझ में आना चाहिए कपल्ड का क्या मतलब है। एक ही लोकेशन पर होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? क्या ये पॉइंट समझ में आ गए आपको? हाँ, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं प्रोकैरियोट्स के लिए कि अलग क्या क्या है। एक तो हिस्टोन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का है, पॉलीसिस्टोनिक है, कपल्ड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ऑपिरॉन कंट्रोल सिर्फ प्रोकैरियोट का फीचर है। क्या याद कर सकते हैं सारे पॉइंट? जल्दी बताओ, क्या याद कर सकते हो? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, रिवाइज भी तो करना है साथ के साथ, जल्दी करो फास्ट। हाँ, क्लियर है? सही, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो। तो हमारे पास जो याद रखने वाले पॉइंट्स ये हैं, हिस्टोन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट है, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का है, पॉलीसिस्टोनिक है, कपल्ड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑपिरॉन। एक याद रख लो, स्प्लाइसिंग नहीं होती, स्प्लाइसिंग एब्सेंट है। इसका मतलब ये भी है इंट्रॉन्स एब्सेंट है, इंट्रॉन्स एब्सेंट है, ठीक है। और मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन की सबकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है। लोकेशन मेरे पास किसकी? रेप्लिकेशन की, और मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की। इन सब की लोकेशन मेरे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, साइटोप्लाज्म है तो ऑल आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऑल आ जाएगा बेटा, ठीक है, बढ़िया, ऑल आएगा। रेगुलेटर प्रमोटर होता है इनमें भी, ऑल आएगा। पॉलीसिस्टोनिक तो होता ही है। आगे आ जाओ। लास्ट क्रोमोसोम विच वॉज सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1990। कब कंप्लीट हुआ? 2003। 2006 में कौन सा कंप्लीट हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्लियर है? पहले तो ये सीधा डाटा ये याद करना आपने। क्लियर है? सबसे कम जीन किस पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ये लोवेस्ट नंबर ऑफ जीन होती है। नंबर एक बार को मत करो, चल जाएगा। सबसे कम जीन इस पे होती है, ठीक है? नहीं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मैं क्या लिख रहा हूं, हाईएस्ट होती है। लोवेस्ट किस पे होती है? वाई पर। लोवेस्ट किस पर होती है? वाई पर। ये वाली जीन, ये चीज याद करनी है। और सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है बेटा? डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है? डिस्ट्रोफिन। याद हो जाएगा? हाँ बेटा, शाबाश, याद हो जाएगा। तो हाँ, क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसको लेकर चलना है। क्लियर? आगे आ जाओ भाई। विच स्टेप अकर लास्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप याद करने, इनिशिएशन, फिर मेरे पास इलोंगेशन, और मेरे पास टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप आपने याद करने हैं। टर्मिनेशन स्टेप में मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? सिग्मा फैक्टर की। क्लियर? सिग्मा फैक्टर की, सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वो क्या करता है? सबसे पहले आरएनए लीव करता है, उसके बाद क्या होता है? डीएनए बंद होता है, डीएनए क्लोज होता है, और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज लीव करता है। तो सबसे लास्ट स्टेप जो होगा, सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ? अब बताओ जल्दी से, लास्ट स्टेप क्या आएगा? 4th आएगा, सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम डीएनए। लास्ट स्टेप क्या आएगा? 4th आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ बेटा, लाइव है ये क्लास, लाइव है, लाइव बता रहा हूं आपको। तो आप खुद से देखो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आरएनए लीव करता है, फिर डीएनए बंद होता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? लीव करता है। याद रहेगा? दूसरा, मैं आपसे अगर ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन पूछूं तो आप लिखोगे 5 से 3 डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? 5 से 3 डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है हमारे पास? 5 से 3। 5 से 3 डायरेक्शन है हमारे पास किसकी बेटा? किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है जल्दी बताओ? लोकेशन मेरे पास प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है। यूकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर है? याद रह जाएगा। और दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है।
क्यों? आपको रीजन बताए थे, दो रीजन थे, दोनों की नहीं हो सकती क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, या जो आरएनए बनेगा दो अलग अलग आरएनए बनेंगे जिनसे दो अलग अलग प्रोटीन बनेगी। क्लियर है बेटा? चैट शो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा है इशू, है ना? मैं एक बार मैसेज ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है? एक सेकंड देंगे बस। हाँ बेटा, क्लियर है? ठीक, बढ़िया। आ जाओ। इन अ सेकेंड जनरेशन ऑफ मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड। हमेशा याद रखो हैवी से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? हैवी से। हैवी का मतलब N15 N15। और कौन से सोर्स पे ग्रो करते हैं? NH4Cl। NH4Cl पे क्या होता है? N14 सोर्स लेते हैं उसका, ठीक है? पहली जनरेशन क्या आती है? हाइब्रिड आती है। हाइब्रिड में 100% मेरे पास क्या है बेटा? हाइब्रिड है। सेकेंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड आते हैं और हमारे पास 50% क्या आएंगे बेटा? मेरे पास लाइट डीएनए आएंगे। आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट में ये हुआ। थर्ड में क्या होगा? 75% लाइट होंगे और 25% क्या होंगे? हाइब्रिड होंगे। आप देखो इसमें आंसर क्या आएगा? कौन सी जनरेशन बोली है? सेकेंड। सेकेंड में हाइब्रिड कितना आएगा? 50%। फर्स्ट आंसर आ रहा है। कैसे कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या क्या पॉइंट याद करेंगे? पहला, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड था? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। रिपीट कर रहा हूं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है पहला, तो ये याद रखो। दूसरा आपके पास क्या याद रखना आपने? हाइब्रिड जो मेरे पास, सॉरी, दूसरा सोर्स ऑफ क्या है? नाइट्रोजन, NH4Cl है। तीसरा आपने याद रखना है कि स्टार्ट किससे किया है? हैवी डीएनए से। पहला हाइब्रिड आएगा, दूसरी जनरेशन 50% हाइब्रिड और 50% क्या आएगी बेटा मेरे पास? कैसी आएगी? लाइट आएगी। फिर मेरे पास ये इस तरीके से आएगी। क्लियर है? अच्छा, 70 to 80% अमाउंट ऑफ डीएनए, सॉरी आरएनए कौन सा होता है भाई? आ जाओ जरा। आरएनए सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा आरएनए आरआरएनए होता है। उसके बाद कौन सा होता है मेरे पास? टीआरएनए होता है। सबसे कम मेरे पास क्या होता है? एमआरएनए होता है। ये अमाउंट की परसेंटेज हो गई। किसी को याद है? स्टेबिलिटी की भी यही है। सेम इज फॉर स्टेबिलिटी, दिस इज फॉर अमाउंट, दिस इज फॉर अमाउंट। और स्टेबिलिटी के लिए भी क्या आएगा? सेम आएगा। कौन सबसे स्टेबल है? आरआरएनए सबसे स्टेबल है। तो मेरे पास ये आ जाएगा आरआरएनए। क्लियर है बेटा? क्लियर? हाँ, थोड़ा सा चैट का इशू लग रहा है हमें भी। क्लियर है बेटा? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई आरएनए जो है वो अमाउंट और स्टेबिलिटी का सेम आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एचएनआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कौन से 3 प्रोसेस करते हैं? कैपिंग करते हैं। कैपिंग में क्या जोड़ते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं बेटा साथ के साथ रिवाइज भी कर रहा हूं ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए। मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? इंट्रॉन रिमूव करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? टेलिंग करते हैं। टेलिंग में क्या करते हैं बेटा? 3' पर हम पॉली ए टेल लगाते हैं। पॉली ए टेल हम किस पर लगाते हैं? 3' पर लगाते हैं। तो पॉली ए टेल हमारा हम 3' एंड पर लगाएंगे। ध्यान रखो इस बात को। पॉली ए टेल 3' एंड पर लगाएंगे। हमारे पास स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन्स रिमूव करेंगे। कैपिंग पे हम 5' एंड पर क्या लगाएंगे? हम कैप लगाएंगे। ये था जब मैं एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाऊंगा। आगे आ जाओ। इफ जेनेटिक कोड वॉज डबलेट, मेरी बात सुन लो ध्यान से। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होने का, ट्रिपलेट क्यों है? क्योंकि 20 अमीनो एसिड है मैक्सिमम। 20 अमीनो एसिड है तो इसलिए मेरे पास ट्रिपलेट है। अगर मैं कह रहा हूं डबलेट है तो अमीनो कितने कोड मैक्सिमम पॉसिबल है? तो मैक्सिमम कोड कितने पॉसिबल है बेटा? मैक्सिमम कोड कितने पॉसिबल है? 16। मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पे 2 ऑप्शन है, एक है 16 और एक है 15। अगर मैं 16 ले रहा हूं तो स्टॉप कोडोन की बात नहीं कर रहा, नो स्टॉप कोडोन। और अगर मैं 15 ले रहा हूं तो इसका मतलब 15 अमीनो एसिड के लिए कोड आ जाएगा प्लस एक स्टॉप कोडोन आ जाएगा। कम से कम एक स्टॉप कोडोन तो रखना है, इसलिए यह ज्यादा बेटर रहेगा 15 लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में ध्यान से सुने बेटा,
जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, आप ध्यान से समझे, ट्रिपलेट का ये है, तो वो 20 अमीनो एसिड के लिए। अच्छा, अगर अमीनो एसिड मान लो 65 होते तो क्या 64 से काउंट काम चलता? नहीं, फिर ट्रिपलेट से भी नहीं चलता, फिर मुझे क्वाड्राप्लेट चाहिए होता। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जेनेटिक कोड डबलेट है तो कितने अमीनो एसिड के लिए कोड मिलेगा? 16। उसमें से एक स्टॉप कोडन तो चाहिए होगा आपको, तो 15 कर लो। क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी। ठीक है बेटा, आंसर्स आपके कुछ लोगों के दिख रहे हैं मुझे। समीर, नीलोफर, व्योम, विशाल, ठीक है। लाइव चैट आ गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, चैट के ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि आप उसमें स्पैम करते हैं। रचित, अजय, आ रहा समझ? लक्ष्य, ठीक है, चले। एक सेकेंड दें, यहां तक ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइव चैट आ गया है। जो बच्चे लाइव बात करना चाहते हैं, बात क्या करोगे? पढ़ाई करो पहले। ईएसटी क्या है भाई? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, टैग है, एक अप्रोच है। मेरी बात सुनो, क्या था ईएसटी? क्या होता है? ओनली एक्सप्रेस आरएनए जो होता है, एक्सप्रेस आरएनए को हम सीक्वेंस करते हैं और उसके बाद उसका जब रोल असाइन करते हैं, उसका कोई रोल असाइन करते हैं, उसकी लोकेशन असाइन करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड है बताएगा कौन? तो यहां पर तो ठीक है, ये सी आ गया, एक अप्रोच है। मुझे ये बताओ यहां पर क्या लिखूंगा मैं? हाँ हाँ भाई जल्दी बताओ। नहीं, सी तो ठीक है, एक्स को सीक्वेंस करने के बाद इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, मैसेज करो, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। उसका जब रोल असाइन करोगे उसका, तो उसको आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस एनोटेशन बोलोगे, है ना? शाबाश, सीक्वेंस एनोटेशन बोलोगे। क्लियर है? तो ये एक दो अप्रोच है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, दूसरा ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ कोड फॉर लेस देन 2%? ये डाटा चाहिए मुझे। कितना लेस देन 2% आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ, कितने परसेंट वो कोड करता है? कितने परसेंट कोड करता है? लेस देन 2%। लेस देन 2% बेटा, लेस देन 2%। साहिल, तेरा नाम लेके क्या फायदा होगा भाई? पढ़ लेना। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे। लेस देन 2% आ जाएगा ये। क्लियर? जल्दी करो, फास्ट। हाँ, बी ऑप्शन आएगा, लेस देन 2%। आगे आओ, अगला क्वेश्चन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? मेरी ध्यान रखना बात, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होता है। और कहां पर होता है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अलावा मेरे पास डीएनए जो है, आरएनए में लिख लो, इन सब में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्या मेरे पास एटीपी में होता है? नहीं। जीटीपी में होता है? नहीं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिर्फ किस में होता है मेरे पास? आप देख लो ध्यान से इनमें। आपको बेटा बॉन्ड्स याद करके जाना, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, उतना स्ट्रिक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट के नाम याद कर लेना। 1869 में मिशर है हमारे पास, है ना? आपको याद आना चाहिए, शायद मिशर है हमारे पास। फिर चारगाफ का नाम है। और किसने दिया था मुझे कौन बताएगा? ये कौन बताएगा किसने दिया था वो वाला वो मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला? अजय, रचित, लक्ष्य। हाँ भाई, किसने दिया था? एक अमनप्रीत। बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बताओ, किसने दिया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन? जल्दी बोलो, एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, है ना? फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, वो याद कर लेना, वो आपके काम का। जल्दी आ जाओ बेटा। प्रोब्स वर डिजाइन फॉर, प्रोब किसके लिए डिजाइन करते हैं बेटा? वीएनटीआर के लिए। एनसीईआरटी चेक करो, लिखती है कि हम क्या यूज करेंगे? वीएनटीआर प्रोब यूज करेंगे। प्रोब क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा सीक्वेंस होगा छोटा सा, जिसके यहां पर रेडियो एक्टिविटी लगी होगी। ये रेडियो एक्टिविटी लगी है, इसे हम वीएनटीआर प्रोब कहते हैं। और ये वीएनटीआर प्रोब जो है, ये एक्चुअल में क्या है? सैटेलाइट डीएनए से बना हुआ है ना, सैटेलाइट डीएनए का, तो पूरे जीनोम का नहीं है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, हाँ,
प्रोब जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, VNTR। दूसरी बात बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, हम यूज करते हैं मिनी सैटेलाइट। हम क्या यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि आपके स्किन सेल और हेयर सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा। सेम डिग्री ऑफ क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। ये कुछ बातें याद रखो, क्लियर है। ये वो पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, देख लो ध्यान से बेटा। यूकैरियोट्स में एक चीज हमने पढ़ाई हुई है आपको कि प्रोकैरियोट में हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में काफी सारे, एक सिंगल रेप्लिकॉन होता है। यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं। दूसरा स्प्लाइसिंग होती है, और 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। और इसको कैसे याद करोगे, RHT, rRNA, HNRNA, tRNA और 5S rRNA, और उसके साथ मैंने क्या किया था, scRNA किया था। तो ये वो RNA है जो यहां पर आएंगे। इसके अलावा स्प्लाइसिंग में हम क्या रिमूव करते हैं, इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं। बेटा ये साथ के साथ मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो, इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं, ऑल आएगा। क्वेश्चन के आंसर से इंपॉर्टेंट है, बातें सुनो ध्यान से। कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, 3। RHT आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। 1 जो है rRNA, 2 जो है HNRNA, 3 है tRNA। आगे आ जाओ बेटा। H बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, किसमें नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। H बॉन्ड जो होगा बेटा ध्यान से सुनो, प्रोटीन में मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे स्ट्रेट चेन होगा, जिसमें इधर N होगा, C होगा। जब ये हेलिक्स बनाता है तो इसमें भी मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, उसमें भी मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। टीआरएनए में 3D स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, तो इसमें भी मेरे पास H बॉन्ड होता है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, याद है किसी को, दिस इज 2 डिग्री क्लोवर लीफ। ये कौन सा है, 2 डिग्री, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर ये इन्वर्टेड L बनाता है जिसे 3 डिग्री कहते हैं। mRNA आंसर आएगा, समझ आया क्यों, क्लियर, डन। क्या आ जाएगा, mRNA आ जाएगा। mRNA क्यों आएगा, समझ में आया, क्योंकि आपको क्लियर याद रखना है, प्रोटीन में हेलिक्स है तो बनेगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो बनेगा, ठीक है अजय, बढ़िया, ठीक है, क्लियर। हाँ तो ये चीज याद रखें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे समझना है। भाई चारगाफ ने क्या बोला था, चारगाफ की प्रपोजिशन किसके लिए थी, देखो इधर एक बार फोकस करो। चारगाफ की प्रपोजिशन क्या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के लिए थी, नहीं। क्या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए थी, नहीं। चारगाफ का रूल तभी फॉलो होगा जब ए के सामने टी होगा और जी के सामने सी होगा। इसका क्या मतलब है आप समझे ध्यान से, इसका मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मेरे पास बी आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्लियर है। मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाँ तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो चारगाफ का रूल परसेंटेज बताता है, ए के सामने टी आएगा और टी के सामने ए आएगा। आप समझ लो ध्यान से, हाँ अजय ठीक है बेटा। हमारे पास चारगाफ का रूल का मतलब ही ये है, ए के सामने टी आएगा और जी के सामने सी आएगा, तो इसका मतलब वो वैलिड ही होगा किसमें बेटा, डबल स्टैंडर्ड में, याद रहेगा। हाँ चिराग बढ़िया, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास है, क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर। हाँ बच्चे आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी तभी ये बेटर रहेगा। हाँ भाई न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, देखो मेरी बात सुनो। न्यूक्लियस में HNRNA होता है, ये तो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, ओनली न्यूक्लियस, क्योंकि ये बाहर भी नहीं जाता, बाहर तो mRNA जाता है। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है, ट्रांसलेशन कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियस में। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है भाई, RHT, HNRNA बनाता है ये, और HNRNA या कोई भी आरएनए मेरे पास न्यूक्लियस में ही बनेगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, डी, फोर्थ है ना, डी आएगा, जल्दी बताओ, डी आएगा हमारे पास। तो आंसर डी क्यों आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, आप देख सकते हो। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ये आरएनए दे दे आपको, HNRNA, mRNA, rRNA और tRNA, आपसे कोई सवाल पूछे एक आरएनए बताओ जो ओनली न्यूक्लियस में होगा, ओनली न्यूक्लियस, तो जो सिर्फ न्यूक्लियस में होगा कौन सा आरएनए है ऐसा, जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा आरएनए जो सिर्फ न्यूक्लियस में होगा, जल्दी बोलो बेटा, कौन सा आरएनए है जो सिर्फ न्यूक्लियस में होगा।
जल्दी बोलो। कौन सा ऐसा आरएनए है जो सिर्फ न्यूक्लियस में होगा? एचएनआरएनए आएगा? अरे एचएनआरएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होगा ना? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। एमआरएनए बाहर आता है। हाँ भाई, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट कौन से वैज्ञानिक का है? हर्से चेज। किसका है? हर्से एंड चेज का, है ना, 1952। दूसरा उन्होंने क्या लिया था याद करो? एस और फास्फोरस, S35P32, ठीक है। उन्होंने क्या क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था, यस। ई कोलाई यूज किया था, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। सुपरनेटेंट में क्या आएगा? सुपरनेटेंट क्या होता है? लिक्विड, ये। तो यहां पैलेट में क्या आता है? पैलेट में तो ई कोलाई आएगा, ई कोलाई आएगा, और साथ में डीएनए आएगा वायरस का। वायरस का क्या आएगा? डीएनए, ठीक है। प्रोटीन कोट किस में आएगा भाई? प्रोटीन कोट सुपरनेटेंट में आएगा, और प्रोटीन कोट में क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है, तो इसलिए आंसर फोर्थ आएगा, ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ, बहुत बढ़िया, अनइक्विवोकल प्रूफ। आ जाओ 18। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास? कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन फॉस्फेट? बॉन्ड पूछा गया, ठीक है। एंड फॉस्फेट इन न्यूक्लियोटाइड। हाँ भाई, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? हमें फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड चाहिए बेटा। एक्चुअल में अगर आपको समझ में आई ये बॉन्ड क्या पूछा गया है, आपके पास मान लो एडीपी है, एडीपी और फॉस्फेट में आप बॉन्ड कौन सा जोड़ोगे? फॉस्फो एनाइड्राइड। ये केमिस्ट्री के पर्पस के लिए तो ठीक है, बायो में नहीं आएगा कभी इतना मुश्किल क्वेश्चन। आपके स्कूल में तो बिल्कुल नहीं आएगा, और नीट में भी नहीं आएगा इतना मुश्किल। आगे आ जाओ। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर यूकैरियोट। डीएनए पॉलीमरेज नहीं करो आप, डीएनए पॉलीमरेज की टाइप नहीं करनी बेटा आपको। विच ऑफ द कंपैरिजन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन को कंपेयर करना है फटाफट से। चलो करो जरा से, ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। जल्दी बताओ, कंपेयर करते हैं। इनकरेक्ट मतलब सिमिलैरिटी, आपको डिसिमिलर बताना है, नॉट कॉमन बताना है। जल्दी बताओ, जो कॉमन नहीं है वो बताना है इसमें, जो दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। जल्दी बताओ भाई इसमें, जल्दी जल्दी भाई। डायरेक्शन दोनों की सेम है, यस। डायरेक्शन दोनों की 5 से 3 होती है। डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रू, ये भी सही है। दोनों को प्राइमर चाहिए क्या? नहीं, प्राइमर दोनों को नहीं चाहिए, प्राइमर दोनों को नहीं चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर प्राइमर, प्राइमर सिर्फ किसमें चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन में। नॉट रिक्वायर प्राइमर। अकर इन न्यूक्लियस ट्रू, तो आपको जो है वो फॉल्स बताना, दोनों में मतलब डिसिमिलर बताना। थर्ड आएगा, अरे थर्ड आएगा भाई, थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, सुन लो ध्यान से। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, रेप्लिकेशन फास्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन से। क्या दोनों को प्राइमर चाहिए? प्राइमर सिर्फ डीएनए रेप्लिक। फोर्थ नहीं आएगा। न्यूक्लियस जो है, ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस में होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन होती तो न्यूक्लियस में ही है। थर्ड आएगा आंसर। हाँ पायल सही है बेटा, विधि थर्ड आएगा, बिल्कुल सही। हाँ गलत हो गया, देख लो ध्यान से, पढ़ो ना लाइनें, जल्दी पढ़ोगे तभी तो आएगा। हाँ थर्ड आएगा, पढ़ लो ना, ध्यान से पढ़ लो, थर्ड आएगा। रीजन देख लो खुद से। प्राइमर खाली किसको चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन को। आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती। हाँ आरएनए पॉलीमरेज 0 से स्टार्ट कर सकता है, पढ़ा है ये। सेंस किसको कहते हैं भाई? कोडिंग को, कोडिंग। एंटी सेंस ये, विच इज करेक्ट टर्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन? स्ट्रैंड which undergo transcription is sense,
स्ट्रैंड विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन इज एंटीसेंस। एक मिनट रुके, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। हाँ भाई मुझे एक चीज बताओ, सेंस कोडिंग है, एंटी सेंस क्या है? नॉन एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रोमोटर इज लोकेटेड विद सेंस, क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा, स्ट्रैंड, और यहां फोर्थ लिखते हैं प्रोमोटर इज लोकेटेड विद एंटीसेंस। करो जरा एक बार देखें बेटा, बीच के दोनों गलत लग रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि स्टैंड विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन इज सेंस, एक्चुअल में क्या होता है, कोडिंग वाले की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है? टेम्पलेट की होती है। ये टेम्पलेट है बेटा, एंटीसेंस क्या है? टेम्पलेट है। ट्रांसक्रिप्शन होती किसकी है? टेम्पलेट की। क्लियर है? अरे आ रहा समझ? ठीक है। प्रोमोटर किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? प्रोमोटर इज लोकेटेड विद सेंस और एंटीसेंस। अब बताओ, अब करो जरा इस क्वेश्चन को। करो, शाबाश दीपाली, श्रिया, भावना, व्योम बढ़िया, फरीद बढ़िया, पार्थ बढ़िया, निमित, खुशी, रिया बढ़िया, फर्स्ट आएगा। चिराग बढ़िया, फर्स्ट आएगा। भाई प्रोमोटर किसके साथ लोकेट करते हैं? सेंस के साथ, कोडिंग के साथ लोकेट करते हैं, है ना। और उसके कौन से एंड पर? 5 एंड पर, फर्स्ट आएगा भाई। मैं इसको रॉन्ग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोडिंग की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्लियर है? और किसके जैसा बनता है? सेंस के जैसा। क्लियर है? हां सही है, बहुत ही सही, समझ आ गया ना। हां समझ, लॉजिक यूज करो। लैक ऑफ यूरोन विच ऑफ जीन इज, बेटा देखो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, ऑलवेज एक्सप्रेस करती है। सबसे पहले लैक ऑफ यूरोन को याद रखो। लैक आई जीन क्या बनाती है भाई? रेगुलेटर बनाती है ना। और जेड वाई ये क्या बनाती है? जेड से गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज, जीपीटी परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज कौन सी जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है? रेगुलेटर जीन। आंसर तो इसका फर्स्ट आएगा कि लैक आई हमेशा एक्सप्रेस करती है। अब मुझे बताओ ये कौन सा कंट्रोल है? नेगेटिव कंट्रोल है। क्यों नेगेटिव कंट्रोल है लैक ऑफ यूरोन? लैक ऑफ यूरोन नेगेटिव कंट्रोल क्यों है? क्योंकि हमेशा क्या होता है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन उसको क्लोज रखती है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? कीप ऑपिरॉन क्लोज, है ना। रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो उसको क्या करती है? क्लोज रखती है ना, क्लोज रखती है। इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव कंट्रोल कह रहे हैं। ठीक है। और कौन सी जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है? दैट इज रेगुलेटर जीन। वो हमेशा एक्सप्रेस करती है, वो हमेशा क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी। क्लियर हो गया? हाँ बेटा क्लियर है? सही है। हाँ देखो क्या क्या पॉइंट याद करोगे। लैक ऑफ यूरोन का स्ट्रक्चर याद कर लो। प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में कहीं ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर पर कौन लगता है? आकर मेरे पास रिप्रेसर जीन। प्रोमोटर पर कौन लगता है? आरएनए पॉलीमरेज। जीन का सीक्वेंस जीपीटी, जीपीटी मतलब जेड वाई ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो इन जनरल रिप्रेसर जाके कहां बाइंड करता है? ऑपरेटर पर, और बंद कर देता ऑपिरॉन को। उसे बोलते हैं कौन सा कंट्रोल? नेगेटिव कंट्रोल। इसमें इंड्यूसर का काम कौन करता है? लैक्टोज करता है। कौन करता है? लैक्टोज, जो किसको खोलता है? ऑपिरॉन को खोलता है। तो लैक्टोज इंड्यूसर है। इसे इंड्यूसिबल ऑपिरॉन कहते हैं। इन जनरल बंद रहता है, इसे खोला जा सकता है। क्लियर है बेटा? वो सारे पॉइंट भी रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के साथ जो आ सकते हैं। देखो भाई, लैक ऑपिरॉन अभी बताया मैंने। लैक ऑपिरॉन इज अ इंड्यूसिबल ऑपिरॉन, सही है। इंड्यूसर इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम लैक जेड, सही। देखो इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है। क्या वो सबस्ट्रेट है? लैक जेड का एंजाइम कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हां उसके लिए सबस्ट्रेट है। ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन? नो, क्योंकि वो पार्ट हो सकता है प्रमोटर का, स्ट्रक्चरल जीन का नहीं हो सकता। प्रमोटर का पार्ट हो सकता है। रेगुलेटर प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यस। ई कोलाई में पढ़ रहे हो ना, तो ई कोलाई में वैसे भी सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा,
क्योंकि आप किस में स्टडी कर रहे हो उसे, ई कोलाई में। आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा बेटा, बी नहीं आएगा, थर्ड आएगा। इंड्यूसर लैक्टोज है, क्या उसको लैक्जेट डाइजेस्ट कर सकती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज? यस बिल्कुल कर सकती है। क्लियर है? हां बेटा, क्वेश्चंस के लेवल कुछ कुछ ठीक है, आपको सीखना है सब में। क्लियर है? तो ये सारा साइटोप्लाज्म में ही होगा, थर्ड आएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ बेटा, प्रमोटर का पार्ट होता है, याद रखना, जो ऑपरेटर होता है प्रमोटर का पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन से आगे होता है। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन? मेरी बात सुन लो ध्यान से, ध्यान से देखना इधर। ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। इससे एक आरएनए बना है जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? एचएनआरएनए बोल रहा हूं। इस एचएनआरएनए में 5' 3' इंट्रॉन्स होंगे कि नहीं? इंट्रॉन्स भी हैं। जब मैं इसकी स्प्लाइसिंग कर दूंगा तो मेरे पास एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। मैंने किसको जोड़ दिया? एक्सॉन को जोड़ दिया, ये एक्सॉन हो गए, यहां पर एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया। और एक्सॉन का ही जो पार्ट है मेरे पास, ध्यान देंगे, एक्सॉन मैंने आपस में जोड़ दिए, एक्सॉन है। एक्सॉन का ही पार्ट यहां पर यूटीआर होता है, और यूटीआर के बाद मेरे पास एयूजी आता है जिसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। तो मुझे बताओ, स्ट्रक्चरल जीन से क्या इंट्रॉन्स बने थे? यस बने थे। क्या यूटीआर बना था? बना था। एयूजी बना था, ये सारा ऑल आएगा। समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने स्ट्रक्चरल जीन से एचएनआरएनए बनाया है जिसमें इंट्रॉन्स तो हैं ही और एक्सॉन भी है, स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन्स हटा दिए। जो एमआरएनए आएगा उस एमआरएनए में मेरे पास यूटीआर भी होगा और स्टार्ट कोडोन भी होगा। तो ये सारा ही स्ट्रक्चरल जीन से आया है ना? क्लियर है बेटा? इंट्रॉन्स और एक्सॉन होंगे, यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर तो एमआरएनए पर होता ही है ना। व्हाट इज यूटीआर? यूटीआर इज लोकेटेड ऑन एमआरएनए, एयूजी से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद। तो यूटीआर तो एमआरएनए पर होगा ही। एमआरएनए किससे बना है? एचएनआरएनए से। एचएनआरएनए स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। क्लियर है? क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर टू फॉर्म cDNA? Which of the following is required to form cDNA? Clear है? Which of the following is required to form cDNA? हमें क्या बनाना है cDNA के लिए? बताओ जल्दी से। Which of the following is required to form cDNA? cDNA हमने क्या बनाना है देख लो। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, बोथ 1 and 2 and none of these। ठीक है, none of these। क्लियर है? ध्यान दे बेटा इस बात को। सबसे पहले क्या है, हमें cDNA, ध्यान से समझे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड cDNA? मेरी बात सुनो ध्यान से। cDNA कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो। मेरे पास जो HNRNA होता है, HN, ये वैसे आएगा नहीं आपको, HNRNA की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से mRNA बनता है। mRNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मेरे पास cDNA बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला। फिर उसको डबल स्ट्रैंडेड करते हैं किससे? DNA पॉलीमरेज से। आंसर थर्ड आएगा इसका। पर अगर आपको कुछ कम समझ में आ रहा है, ये समझ लो कि मुझे cDNA बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी। तो मुझे RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। पर उससे मेरे पास सिंगल स्ट्रैंड DNA बनेगा। उस सिंगल स्ट्रैंड DNA को अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे चाहिए। तो बोथ 1 and 2 आएगा। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं यहां पे क्वेश्चन, बोर्ड के लिए छोड़ सकते हैं। क्लियर? आ जाओ इस पे। आप देखो ये तो थोड़ा जल्दी करेंगे, वो क्वेश्चन छोड़ सकते थे बेटा आप। हाँ, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जो एक तरीका होता है, वो मतलब किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है आपका वायरस, रेट्रोवायरस, वहां से करना था। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो उसे, मैं डिस्कस करूंगा इसको फिर से।
एक टर्न ऑफ डीएनए, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं भाई? कहां गया? क्या आएगा? फोर्थ आ जाएगा। इस पे फोकस करो जो आपके लिए रेलेवेंट है बेटा। जब मना कर रहे हैं तो उसको मत करो, क्योंकि जो रेलेवेंट नहीं है वो नहीं बताएंगे। अभी समय नहीं है उसका बताने का। आपको इस पे फोकस करो, वो नीट के लिए फिर से बताएंगे। वन टर्न ऑफ डीएनए पोजेस, बताओ जल्दी से। वन टर्न ऑफ डीएनए पोजेस, एक टर्न डीएनए में क्या होते हैं भाई? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, एक टर्न की पिच बताओ, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, एक टर्न की पिच मेरे पास कितनी आएगी? 3.4 नैनोमीटर आ जाएगी। क्लियर है? सही है। और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 10 टर्न बराबर में कितने आ जाएंगे? 10 टर्न बराबर में 100 बेस पेयर, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 34 नैनोमीटर। क्लियर है? आगे चलो। न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है भाई? न्यूक्लिक एसिड का नाम बताओ क्या है? डीएनए है, आरएनए है, और वो किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मुझे कौन बताएगा फॉस्फोडाइस्टर में मैं क्या लिखूंगा? 3 5 और 5 3। जल्दी बोलो, फॉस्फोडाइस्टर में क्या लिखूंगा? 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर? क्लियर? ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन आर। हाइड्रोजन बॉन्ड सी और जी में कितना भाई? सी और जी में, ये तो आसान क्वेश्चन है, 3 है ना। ये तो जल्दी जल्दी कर लोगे तुम। 3 आएंगे? जल्दी करो इसको, तो फास्ट है ये तो। हाँ, 3 आ जाएगा। हाँ बेटा, 3 से 5 बॉन्ड का नाम है, और चेन बढ़ती है 5 से 3। याद रखना बच्चे से। हाँ, 3 आएगा। ये तो आसान है आपके पास। सही है अजय, चिराग सही है, पायल बढ़िया। आ जाओ। अडेप्टर किसको कहते हैं भाई? अडेप्टर कौन है? कौन सा मॉलिक्यूल अडेप्टर है? टीआरएनए। टीआरएनए के लिए क्रिक ने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? अडेप्टर हाइपोथेसिस। रोल बता दो जरा टीआरएनए का। टीआरएनए क्या करता है? कोड रीड करता है। किस पे रीड करता है? एमआरएनए पर। उसके अलावा क्या करता है? अमीनो एसिड को लेकर आता है। और कोई नाम पता है टीआरएनए का किसी को? सॉल्यूबल आरएनए। सॉल्यूबल आरएनए, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। स्ट्रेट चेन 5 से 3, फिर इसको कहते हैं क्लोवर लीफ शेप, जिसमें आर्म्स बनती हैं। ये 2 डिग्री होता है। आपके सिलेबस में एंटी कोडोन आर्म काम की है। एंटी कोडोन आर्म की मदद से वो रीड करता है। और ये आर्म क्या होती है? इसके 3 एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है। और फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इन्वर्टेड एल शेप। ये फंक्शनल है, इन्वर्टेड एल शेप। बेटा वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें बता दी जो टीआरएनए से रिलेटेड आ सकती है आपको। कि अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोड रीड करता है। इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। ये मेरे पास इस एंटी कोडोन आर्म से रीड करता है। किसकी मदद से? ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। इन्वर्टेड एल शेप, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है किसका कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना? फंक्शनल स्ट्रक्चर ये होता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल इसे ही कहते हैं। आगे आ जाओ भाई। एंटी कोडोन इज मेड अप ऑफ, एंटी कोडोन क्या है? देखो भाई, दिस इज कोडोन। मान लो AUG इज कोडोन, तो टीआरएनए की जो ये आर्म है ये एंटी कोडोन है, तो ये UAC होना चाहिए। अगर ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 होनी चाहिए। देख लेते हैं। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजिनस बेसिस, अनपेयर्ड ट्रिपलेट बेसिस ऑन mRNA। ये नहीं होगा, क्योंकि एंटी कोडोन किस पर है? दिस इज एंटी कोडोन। एंटी कोडोन किस पर है? टीआरएनए पर। पेयर्ड, अनपेयर्ड, पेयर्ड है, अनपेयर्ड है? देखो जरा, ये एंटी कोडोन है, दिस वन UAC, तो ये तो अनपेयर्ड है ना। पेयर्ड है, अनपेयर्ड है? ये जुड़ा थोड़ी है। ये तो बाद में जोड़ा हमने जाके रीड करने के लिए। भाई ये अनपेयर्ड है। वैसे तो अनपेयर्ड किस पर है? टीआरएनए पर। तो कौन सा आएगा? 4th आएगा। देख लो खुद से, 4th आएगा। 3rd नहीं आएगा बेटा। सुनना, समझ नहीं रहे हो। ये पेयर कब होगा? पेयर व्हेन इट रीड mRNA। जब ये रीड करेगा mRNA को तब पेयर होगा। वैसे क्या है? साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। ये साइटोप्लाज्म में ये फ्री होता है, इसलिए अनपेयर्ड लेते हैं इसे।
क्लियर है? फोर्थ आएगा, समझ लो ध्यान से फोर्थ क्यों आया। ये पेयरिंग तब करता है जब कोड रीड करता है। अगर ये कोड रीड नहीं कर रहा तो ये पेयर नहीं होगा, अनपेयर्ड होगा। तो नॉर्मली ये अनपेयर्ड रहता है। मुझे लग रहा है समझ आ गया आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो mRNA पर मान लो आपके पास ट्रिपल यू है, तो tRNA की इस आर्म पर ट्रिपल ए होगा, और ये पेयरिंग ये 5 से 3 है तो इस पर 3 से 5 होगा। ये पेयर तब होता है जब इसको रीड करता है, वैसे अनपेयर होता है। क्लियर है? रिपीट बता दिया आपको। हां तन्मय जैन मैंने बता दिया बेटा, रिपीट लिख रहा है, बता तो दिया, रिपीट है ना। पेयर तब होगा जब वो रीड करेगा। आ जाओ, आरएनए विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ इन अ सेल इज, आरएनए जिसमें मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से बच्चे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जब राइबोसोम पर आकर वो प्रोटीन बनाने वाला होगा तो वो पेयर करेगा, नहीं तो वो अनपेयर होगा। क्लियर है? अनपेयर होगा, ध्यान रखें। तो आरएनए विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट इन अ सेल इज, मिनिमम अमाउंट में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा सेल में, बताओ। सबसे ज्यादा कम अमाउंट में एमआरएनए होता है। मैंने अमाउंट बताया था, सबसे ज्यादा आरआरएनए, याद करें, सबसे ज्यादा आरआरएनए, फिर टीआरएनए, और फिर मेरे पास क्या होगा? एमआरएनए। ये थोड़ी कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट एक ही होगा ना, दो थोड़ी होंगे। क्लियर है? ठीक बेटा। हाँ आगे आ जाओ। एंजाइम फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए प्राइमर नहीं करना आपको, एंजाइम्स नहीं करने, प्राइमर हटाने वाले नहीं करने। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो अभी के लिए काम का नहीं है, नीट के लिए जब देखेंगे फिर बात करेंगे। यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम। हाँ भाई देखो जरा, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है, लीनियर समझ में आता है ऐसे। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है। पहली बात तो ये हो गई, ये सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। दूसरी बात, इसमें मेरे पास हिस्टोन होता है, इसमें कोई हिस्टोन नहीं होता। क्लियर है? तो डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, दोनों डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहले डीएनए सिंगुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड गलत हो गया। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए, ट्रू है, ट्रू है। ये बात कर रहे हैं इंट्रॉन्स की। डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन इन प्रोकैरियोट, गलत हो गया, हिस्टोन नहीं होते। डीएनए इज ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप्स इन यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में होती है ये बात। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस किसे कह रहे हैं? व्हाट आर इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स। आ रहा समझ? हां, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस किसे कह रहे हैं? इंट्रॉन्स को। कौन है इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस? इंट्रॉन्स है बेटा, बहुत बढ़िया। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज हैं, बेसिक हैं, और कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन, है ना, ये अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। कितने टाइप के हिस्टोन? H2A, H2B, H3, H4, ये बनाते हैं ऑक्टामर, और ये H1 बाहर होती है, ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता। तो बेसिक है नेगेटिवली चार्ज रॉन्ग, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज सही, ये गलत हो गया। सेकंड आ गया, आ रहा समझ? आपको क्या क्या पॉइंट याद करने? लाइसिन और आर्जिनिन ये ऑक्टामर में होता है, ठीक है, हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है। और हाइयर लेवल पैकेजिंग कौन करता है भाई? देखो हम वो भी चीजें बता रहे हैं, हर टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। हाइयर लेवल पैकेजिंग कौन करता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन करेगा बेटा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसके अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डेंस स्टेन होता है। याद आया? यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। नॉन हिस्टोन हाइयर लेवल पैकेजिंग में मदद करता है।
ठीक है बेटा, मैं वो सारे भी बता रहा हूं आपको कि क्या आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्या आपने ध्यान रखना है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? ठीक है, क्लियर बेटा? देखो देखो मेरी बात सुनो, आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखा है, ए टी जी सी ए टी जी सी ए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, भी ना 5 और 3 कुछ नहीं बोला, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। तो अगर डीएनए लिख रहे हो तो टी ए सी जी टी ए सी जी टी, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मान लो ये डीएनए होता, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड होता, मान लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड होता, तो अगर आपको इससे आरएनए लिखना होता, अगर ये कोडिंग होता तो आप सेम लिखते, ए लिखते, टी की जगह देखो वो तो मैंने आंसर लिख दिया, टी ए आ गया, ये आंसर आ गया, पर मैं मान लो कह रहा हूं ये कोडिंग है, आपको आरएनए लिखना है, तो आरएनए कैसे लिखोगे कोडिंग से? ए टी की जगह क्या आ जाएगा? यू जी सी ए, यू जी सी ए। तो अगर कोडिंग कहे उसके जैसा आरएनए लिख दो, अगर ये टेम्पलेट होता तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लिखते। समझ आ गया? ठीक है, आंसर तो मिल गया, लेकिन आपका क्वेश्चन नीट में या आपके स्कूल में यह भी आ सकता है कि एक डीएनए दे दे और कहे ये कोडिंग है, इसका आप आरएनए लिख के दिखाओ। अगर ये कोडिंग है तो आरएनए बिल्कुल सेम आएगा, खाली टी की जगह यू लिखना है ना? कर लोगे? बिल्कुल सही। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल किस में होता है बेटा? यूकैरियोट्स में नहीं, प्रोकैरियोट्स में नहीं, सिर्फ वायरस में होता है। और वायरस में किस में होगा? टीएमवी में। एक और वायरस का नाम बताओ जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। एक वायरस और बताओ जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, एक वायरस और बताओ, क्या नाम आ रहा है? जल्दी बोलो जल्दी। एक वायरस और बताओ जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। मेरे को तो ये नाम मिला, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझे ये नाम मिला, क्यूबी बैक्टीरियोफाज आया। याद करो, जहां 4 फीचर दे रखे हैं अच्छे जेनेटिक मटेरियल के। नहीं बेटा, नहीं नहीं, अपनी एनसीईआरटी चेक करो, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, जहां 4 फीचर दे रखे हैं ना पायल, वहां पर देख बेटा। हां, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ये वो वायरस है। हां, याद आ गया? बिल्कुल, रेट्रोवायरस कहते हैं इसे। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ टीआरएनए इज एल शेप। इन्वर्टेड एल शेप आ गई कि नहीं? क्या आ गया? इन्वर्टेड एल शेप आ गया, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ। विच वन कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए डायरेक्टली इन यूकैरियोट्स। डायरेक्टली क्या नहीं बन सकता? डीएनए से क्या नहीं बन सकता डायरेक्टली बेटा? मान लो डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन सकता है? नहीं, बताओ। नहीं, बीच में एचएनआरएनए बनेगा, है ना? डीएनए से डायरेक्टली टी तो बन सकता है, आर भी बन सकता है, लेकिन क्या नहीं बनेगा? एमआरएनए नहीं बनेगा, बीच में एचएनआरएनए बनेगा। यूकैरियोट्स लिखा है ना, प्रोकैरियोट्स में तो बनता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एमआरएनए बन आएगा, क्योंकि हम डीएनए से पहले क्या बनाते हैं? डीएनए से एचएनआरएनए बनाते हैं, और एचएनआरएनए से मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं? एमआरएनए। यहां पर मेरे पास क्या है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये आपको पता होना चाहिए। क्या जोड़ते हैं भाई टेलिंग में? पॉली ए टेल, 200 से 300 रेसिड्यू। याद आया सब? हां, याद आ गया? नहीं आ गया? आएगा। हाउ फार इज द ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए डबल हेलिक्स? देखो भाई, हाउ फार, दिस इज ए, दिस इज टी, दिस इज जी, दिस इज सी। नाउ दे आर नोन एज बेस पेयर, बेस पेयर। ये दोनों आपस में कितना दूर है? 0.34 नैनोमीटर। और अगर क्या बोलता, हाउ फार आर 2 न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेम चेन, ये 2 नैनोमीटर होता। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड सेम चेन का बोलता तो 2 आता। ये कह रहा हाउ फार इज
ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए, तो बेस पेयर इज दिस, नेक्स्ट बेस पेयर इज दिस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। आगे समझ? समझ आ गया क्वेश्चन को कैसे रीड किया हमने? बढ़िया। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय, डीएनए में कौन से जुड़ता है भाई? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना आपस में, न्यूक्लियोटाइड को एक ही स्ट्रैंड में। देखो एक ही स्ट्रैंड में इस ए को टी से कैसे जोड़ा हुआ है? मेरे को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज चाहिए, सेकंड आएगा। कोई बात नहीं बेटा, स्प्लाइसिंग पहले लिख ले, है ना, वो तो खाली वो है। सेकंड आएगा, समझ आया क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, इनको आपस में लिंक करना। आ गया अगला। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू डैश कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू। याद करो, यहां शुगर पे फॉस्फेट किस पे जुड़ती थी? इस CH2 पे जुड़ती है कि नहीं? याद करो। और ये किससे जुड़ती है बेटा? ये फॉस्फेट जो है, देखो इधर देखो, मेरे पास ये जो 5 डैश की फॉस्फेट है वो जाकर 3 डैश पर जुड़ती है दूसरे उससे। इन डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू डैश कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन ऑफ द शुगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाई बॉन्ड। बॉन्ड तो 5 डैश से 3 डैश होगा, और यहां पे इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर है, ठीक है, ये हो गया। तो इन अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन ऑफ द, तो पहले वाले अपने वाले से 5 होगा, दूसरे वाले से 3 होगा, है ना, 5 3 और फॉस्फो फर्स्ट आएगा बेटा आंसर। हाँ जनता बदल गई, सही है, फर्स्ट होगा। देख लो खुद से सोचो ना, खुद वाले से किससे जुड़ रहा है? 5 से, दूसरे वाले से किससे जुड़ रहा है? 3 से, और फॉस्फोडाइस्टर आएगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट होगा बेटा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट होगा। अजय ध्यान से देख, थर्ड नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक कैसे हो सकता है यार? मुझे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, चेन बनानी है, उसमें बनेगा। एंटीकोडोन किस पे मिलता है भाई? टीआरएनए पर, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? एमआरएनए के। ये एमआरएनए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एंटीकोडोन इज ट्रिपलेट फाउंड ऑन टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए। थर्ड आएगा, हाँ थर्ड आएगा, थर्ड। सेकंड कैसे आ जाएगा? थर्ड आएगा इसमें भाई। एंटीकोडोन टीआरएनए पर मिलेगा, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? एमआरएनए के। नेक्स्ट देखो, विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन थ्रू आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएचटी पढ़ते हो, 1 2 3, बताओ जल्दी से कौन सा आरएनए बनेगा? कहां गया? एमआरएनए है, टीआरएनए, ऑल ऑफ द अबव। और ऑप्शन नहीं है, मुझे एमआरएनए मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि एचएनआरएनए क्या करता है? एचएनआरएनए बेटा मेरे पास क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर सेकंड यही मार्क करूंगा मैं, और ऑप्शन नहीं बन रहा है। आपको समझ आ रहा है सेकंड क्यों मार्क कर रहे हैं? और ऑप्शन नहीं बन रहा है। सेकंड इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि आप देखो एचएनआरएनए तो एनी ऑप्शन में, फिर नीचे ऑल लिखा हुआ है। अगर इधर नन ऑफ द अबव लिखा रहता तो भी मैं कर लेता, लेकिन फिर एमआरएनए मार्क करना पड़ेगा क्योंकि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। आ जाओ, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देयर इज नो इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ। बेटा यहां नो नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये गलत है, ये वाली रॉन्ग हो गई, नो नहीं आएगा, इनफ एविडेंस है। ओनली 23S rRNA एक्ट एज कैटलिस्ट, डीऑक्सीराइबोज, ये सही है, क्लियर है। हाँ ये भी कैटलिस्ट की तरह होता है बेटा। देखो 23S rRNA एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है, ये वाला देखो सही है, नॉट नहीं आएगा, ये गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि हमारे पास जो राइबोसोम होता है उसमें लार्ज सब यूनिट जो होती है उसमें 23S एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहां ओनली वर्ड लिखना चाहिए, नहीं पता नहीं, पर ये नॉट नहीं आएगा बेटा, नॉट नहीं आएगा,
यहां पर नॉट नहीं आएगा, ये नॉट गलत है, तो आंसर फोर्थ आएगा। इसलिए करेक्ट क्या पूछा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुको, करेक्ट पूछा है ना, आओ देखें, देखो करेक्ट पूछा है आपसे, सही स्टेटमेंट पूछी है, देखो जरा क्या क्या कर रहे हैं। देयर इज नो इनफ, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। ओनली की वजह से ये गलत हो सकती है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, पर इस ओनली की वजह से ये गलत हो सकती है। 28s नॉट नहीं आएगा इसलिए, और डीऑक्सीराइबोज इवॉल्व हुआ ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि ऑप्शंस कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ओनली वर्ड नहीं लगाओगे तो ठीक है, ओनली कहां से गलत होगा, क्योंकि 28s भी काम कर ही रहा है कैटलिस्ट की तरह, ये कर रहा है किसमें, यूकैरियोट में, और ये काम करता है प्रोकैरियोट के राइबोसोम में, ये वाला, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, क्लियर। तो थर्ड आएगा बेटा, डीऑक्सीराइबोज किससे आया, राइबोज से आएगा। हाँ बच्चे, नॉट नहीं आएगा वहां पर। सेमी कंजर्वेटिव किसने दिया था भाई, किसने दिया है ना, मेसेल्सन स्टाहल ने दिया है, क्लियर, मेसेल्सन स्टाहल ने दिया है बेटा सेमी कंजर्वेटिव। उसके बाद नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रोकन बाय हेलिकेज एट रेप्लिकेशन फॉर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ भाई, हेलिकेज जो होगा कितने, देखो हेलिकेज क्या करता है, ए और टी के बीच का बॉन्ड तोड़ता है, वो एच बॉन्ड तोड़ता है। हेलिकेज क्या तोड़ता है, एच बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है, नहीं, जीरो आंसर आएगा। फर्स्ट आएगा बेटा। हेलिकेज कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, याद करो, हेलिकेज सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, डीएनए को खोलता है वो, तो आप खुद से देखो, है ना, आ रहा है समझ बेटा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब ए के सामने टी आना और जी के सामने सी आना, वो कौन सा प्रोसेस नहीं करवाता। तो देखो भाई, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब किस पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है, कि इसमें ए के सामने टी जोड़ना है, जी के सामने सी जोड़ना है। सेम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन दिस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, तो आरएनए अलग चीज है, प्रोटीन अलग केमिकल है, बिल्कुल, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, ये है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ट्रांसलेशन छोड़ के सब में हम कैसे कॉपी बनाते हैं, ए के सामने टी या ए के सामने यू जोड़ के ऐसे करते हैं। तो मेरे पास देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भी देखो क्या होता है, आरएनए से आप क्या बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो, तो उसमें ऐसे ही करोगे ना, यहां ए होगा तो यू मतलब टी जोड़ दोगे, जी होगा तो सी जोड़ दोगे, यू होगा तो ए जोड़ दोगे। तो इन सब में आप कॉम्प्लीमेंटरिटी यूज करते हो। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब ए के सामने टी जोड़ना, जी के सामने सी जोड़ना, क्लियर है। हां, आगे आ जाओ। इनिशियल, लास्ट दो क्वेश्चन है। इनिशियल स्टेप ऑफ एमआरएनए मैच्योरेशन इज, कैपिंग होगी बेटा। एंडोन्यूक्लियोटाइड क्लीवेज को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है, कैपिंग आएगी, कैपिंग 5' पे कैपिंग, सबसे पहला स्टेप। स्प्लाइसिंग इज मीन्ड फ्रॉम एलिमिनेटिंग, क्या रिमूव करते हैं, क्या रिमूव करेंगे भाई, इंट्रॉन्स, ये रहा। म्यूटॉन्स क्या होते हैं, वो सेगमेंट होते हैं बेटा, कोडोन, एंटी कोडोन, 50 क्वेश्चन है। कोडोन, एंटी कोडोन जो होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं भाई, कोडोन से एंटी कोडोन जो बना रहा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप ये फॉलो नहीं करते। अब कोडोन एंटी कोडोन से क्या मतलब हुआ, आप अमीनो एसिड की चेन बना रहे हो ना, क्या आप न्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे हो प्रोटीन में, नहीं, तो कैसे फॉलो होगा, क्लियर है। इंट्रॉन्स आएगा बेटा। म्यूटॉन्स वो सेगमेंट होता है जिसमें म्यूटेशन होती है। रेकॉन्स वो होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन होती है। विच वन इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट का मतलब आरएनए से आपको डीएनए बनाना है, उसके लिए आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है बताओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, क्लियर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है।
ये लास्ट क्वेश्चन था। अपने जितने जितने सही किए कृपया अपनी चैट में लिख देंगे। और हम नेक्स्ट सेशन कल ही कर रहे हैं। कल हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और हो सकता है मिक्स क्वेश्चन करें, और एक लास्ट सेशन हम लोग मंडे को करेंगे। और उसके बाद मंडे आपका कब आएगा? आपका शायद 29 को है या 30 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3-4 सेशन करेंगे, उसके बाद आपका कोई सेशन गैप करेंगे। फिर जब आपका बायो का पेपर होगा उसके पहले 2 सेशन करेंगे, है ना, जिसमें हम फुल सिलेबस के मतलब क्वेश्चन रैंडम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, सही है? हाँ ठीक, डन। ठीक है, क्या हमें सारा लगभग रिवाइज हो गया डाटा जो हमें चैप्टर का चाहिए था? मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सारा रेकॉन इज अ सेगमेंट जिसकी रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है बेटा, चलिए बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय। बेटा नेक्स्ट सेशन हम लोग कल अराउंड 11 के बाद ही करेंगे, है ना, आपको बता देंगे। थैंक यू, बाय।